देन आइए। है ना? हाँ यार, बहुत दिन से दाढ़ी बनी नहीं थी। वैसे क्या होता था, मैं घर में ही कर लेता था, वो आते ना इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक वाले में कुछ करना नहीं होता, इधर मारा सट्टे से क्लास के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि यार बनाओ तुम, वो सामने एक मॉल है, पीएन पीएन मॉल या पीएनएम, हाँ, तो उसमें सबसे ऊपर एक सैलून है, सबसे ऊपर जाओगे ना टॉप पे, तो एक सैलून है। तो जब टाइम मिलता है तो उसी के यहाँ चले जाते हैं कि यार कुछ कर दो यार, लीपा पोती कर दो। भाई कितनी स्लाइड है। हाँ, इसके क्वेश्चन बाकी थे ना। हाँ, और ये चैप्टर हमारा चल रहा है। ये जो आप लोगों को पीपीटी देते हैं, तो जितना नहीं पढ़ाया वो डिलीट करके देते हैं कि वो सीधा सीधा पूरा पूरा जा रहा था, डिलीट नहीं करते। यहाँ मैं डिलीट तो करता हूँ मगर होता नहीं, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। जैसे आप लोग ऑनलाइन में देखते हो कि जितना पढ़ाया उतने की देते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं, जैसे बच्चे को जरा पेज कम रहे वो आराम से पढ़ पाए। नहीं, यहाँ पे डिलीट ही कहाँ होता है, वो फाइल सेव करने को कहता है कि पहले फाइल सेव करो देन डिलीट होगा, दिक्कत ही है। और डिलीट होता है तो कर दूंगा अभी मैं। चलो पहले पढ़ाया जाए कि पहले वो क्वेश्चन करा दूं? आज सब कुछ है अपने पास। तो चलो, कुछ याद है तुम्हें इसके बारे में सबको? तो बस ठीक है, 7-8 मिनट लगेंगे, तब तक बच्चे सेटल होंगे, तब तक क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? तो देखो करना क्या है अपने को मैंने यहाँ पढ़ाया था कि ली चटेरियल प्रिंसिपल पे एक काम करना है, अपोज करना है। यही तो पढ़ाया था कि अपोजिट काम करना है। तो अपोजिट काम करना है तो आज भी अपोजिट काम करेंगे। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में, हाँ स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द रिएक्शन NHCH4 गैस प्लस 2O2 रिवर्सेबल CO2 प्लस 2H2। आप लोगों को पता चल गया होगा कि एमडी सर की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तभी तो आज आप लोगों की एक क्लास कम हुई है कि आपके ना। हाँ, एक्चुअल में वो पहुंचे क्योंकि मेरे से तो बात हो ही रही थी, तो एयरपोर्ट पहुंचे तो फिर पता चला जब एयरपोर्ट में पास करते, ठीक है, तो वहां पता चला कि फ्लाइट में कुछ टेक्निकल इशू हो गया है जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो वो फिर वहां से वापस आए, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि वो पहुंच गए, क्योंकि मेरे से बात ही हो रही थी कि सर कैब में बैठा हूँ, अब बस पहुंच रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप आओ, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा के आता हूँ। फिर 2 घंटे बाद मेरे को फोन आया कि यार फ्लाइट कैंसिल है। तो फ्लाइट कैंसिल है तो ये हुआ कि अब कैसे होगा, तो आज की क्लास आपकी सुबह हो नहीं पाएगी। तो ये हुआ क्लास कैसे होंगे, तो क्लास का ये हुआ कि भाई कोई एक क्लास जो है, क्योंकि फिजिक्स लगती है फिर केमिस्ट्री लगती है, अब मेरी B2 में जो केमिस्ट्री लगती है उसमें B3 के बच्चे भी बैठते हैं, ठीक है, और तो इस वजह से ये है कि वो लास्ट ही में लग पाएगी। मैं आपको ले सकता हूं, तो आपको यदि मैं लगातार लेता हूं तो फिजिक्स छूट जाएगी। तो ये हुआ कि हाँ, किसी एक बैच की शायद उन लोगों ने एक क्लास कम की, कि एक क्लास कम कर दो। अब एमडी सर आज आ जाएंगे, आज फिर से वही फ्लाइट है, वही टाइमिंग वही टाइमिंग है। मैंने कहा यार फिर से वही फ्लाइट है, वही टाइमिंग है। तो आज शायद वैसे ऐसे टेक्निकल इशू नहीं होते कि कोई टेक्निकल इशू हो जाए, फॉग की वजह से सबसे ज्यादा कैंसिल होती है, सबसे ज्यादा डिले होती है, मगर अब तो फॉग चल नहीं रहा है,
तो कोई टेक्निकल इशू रेयर होता है कि फ्लाइट में हो, मगर कल शायद कोई टेक्निकल इशू था, उस पर्टिकुलर फ्लाइट में था, तो फिर वो वापस चले गए, तो अब कल मतलब आज आ जाएंगे। फॉर द रिएक्शन CH4 गैस प्लस 2H2 गैस रिवर्सेबल CO2 प्लस 2H2O लिक्विड। केमिकल इक्विलिब्रियम के जो 7-8 क्वेश्चन हम लोगों के रह गए थे टॉपिक के, वो करा रहा है, उसके बाद हम आयनिक पढ़ाएंगे। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब जरा देखो, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस एंड वाटर लिक्विड आर नॉट इक्वल। तो ये बात तो सही लिखी है, क्यों? देखो ये कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल, और ये कितना फॉर्म हो रहा है 2 मोल, तो कंसंट्रेशन इक्वल तो होंगे नहीं, है कि नहीं? तो ये बात तो सही लिखी है, वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन Kp इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ CO2, एक्टिव मास ऑफ मेथेन, एक्टिव मास ऑफ O2। अब देखो यहां बवाल क्या है, आपने लिखा है Kp इक्वल टू, तो Kp जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में थोड़ी लिखा जाता है। कंसंट्रेशन के फॉर्म में तो Kc लिखा जाता है कि नहीं भाई? Kp पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसने क्या घुमाया, यहां Kp लिखा है और यहां एक्टिव मास लिखा है, तो यार ये बात थोड़ी सही है। या तो आप यहां C करो या यहां पार्शियल प्रेशर करो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, और गलत वो कह रहा है सेलेक्ट करने को। फिर आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मेथेन और CO2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज द रिएक्शन शिफ्टेड टू राइट। बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे रिएक्शन आगे जाएगी, क्यों? हमें अपोज करना है ना, उसने कंसंट्रेशन बढ़ाया, हमें कम करना है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ये तो सही लिखा है, हमें गलत स्टेटमेंट चाहिए। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H का साइन निगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब देखिए इसको करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कैटलिस्ट मेक ए रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, डेल्टा H को नहीं बढ़ाता है। आप यदि ग्राफ देखो तो ग्राफ बढ़ाया है, ये विदाउट कैटलिस्ट है और ये विद कैटलिस्ट है, और डेल्टा H ये गैप होता है, तो गैप तो अभी भी वही है। डेल्टा H क्या था? ये गैप, ध्यान है ना? तो इसको मैंने मगर पढ़ाया था कि उसमें केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वहां पे है। तो ये मिक्सअप क्वेश्चन है दोनों चैप्टर का। तो यार कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की हीट को थोड़ी बढ़ाता है, सिर्फ रेट को बढ़ाता है, पॉइंट लिखा भी रखा है, तो ये तो गलत हुआ। अच्छा, फॉर रिएक्शन इतना, Kp इज इतना, तो ये तो सही है। A catalyst increase the value of equilibrium constant of a reaction. कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थोड़ी चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, लिखा रखा है, आप देखिएगा। फॉर द रिएक्शन इतना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा वो इधर आ गया होगा तो ब्लैक ब्लैक मर्ज हो गए होंगे तो दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये, तो ये भी सही लिखा है। फॉर ए रिएक्शन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? यही होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो ये सही है। तो वो पूछ रहा था गलत कौन है, तो गलत कौन है? ओ सही पूछ रहा है। अच्छा नीचे ऑप्शन वो है, वही मैं सोचूं सही तो बहुत थे, तो कितने सही हो गए? एक ये सही हो गया, एक ये सही हो गया, 2 और 4, 2 और 4 डी सही हो गए, है ना? नेक्स्ट, अब ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, मतलब PYQ है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन में एक बार लिख देता हूं, ओवरलैप हो गई है। ये देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज लेस देन 0। यदि वैल्यू ऑफ डेल्टा H लेस देन 0 है, इसका मतलब निगेटिव है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा H कैसा है? निगेटिव है।
अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब जाएगी वो कंडीशन बतानी है। पहला, लो प्रेशर, यदि उसने प्रेशर लो किया तो हम क्या करेंगे, हाई। तो लो प्रेशर तो हम हाई करेंगे, हाई करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, जहां पर मोल ज्यादा हो। तो मोल तो इधर ज्यादा है, तो यार हमें तो फॉरवर्ड जाना है, ये तो बैकवर्ड जाने की कंडीशन है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड जाती है। ये एक्सो है तो ये एंडो है, ये भी बैकवर्ड की कंडीशन है, ये भी काट दो। हाई प्रेशर, अब उसने प्रेशर बढ़ाया है तो हम प्रेशर क्या करेंगे, कम। तो हाई प्रेशर तो हमें प्रेशर कम करना है, कम प्रेशर करने के लिए हम किधर जाएंगे, जिधर मोल कम हो। तो मोल किधर कम है, इधर। तो ये तो फॉरवर्ड की कंडीशन है। अब दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक की साइड जाएगी, इधर एक्सोथर्मिक। तो ये कंडीशन है जिसमें दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यदि ये है तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, सी। समझ पा रहे हो क्या हुआ? उस समय कराते तो जाओ और मजा आता, मगर कोई नहीं, कभी कभी कम मजे भी ले लेने चाहिए, है कि नहीं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, मुझे तो उतना ही आ रहा है क्योंकि मुझे तो याद है ना, मगर आपको आधी अधूरी बातें याद है। अच्छा कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो अभी ये चल रहा है, चेहरे देख रहा हूं ना, तो मैंने क्या कहा, हम लोग का काम बस चेहरे ही देखना है, रटा तो है ही है, रटा रटाया छाप दिया, है ना, इतने दिन से पढ़ा रहे। तो मगर चेहरे देखना होता है, अच्छा कॉन्फिडेंस थोड़ा ले रहता है, अच्छा ठीक है चलो। तो ये द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर द रिएक्शन इज। अब देखो आप 500 पे के की वैल्यू ये बता रहे हो 10 की पावर -10, और 700 पे के की वैल्यू ये बता रहे हो, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ रहा है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से के किस में बढ़ता है, एंडो में। यदि आपको ध्यान हो कि डेल्टा एच के 3 केस कराए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होगा तो K1 K2 में क्या रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो K1 K2 में क्या रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव होगा तो K1 K2 में क्या रिलेशन है। तो डेल्टा एच इक्वल टू जब पॉजिटिव था तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा। मान लो ये बात कोई भूल भी जाए तो दूसरा रास्ता बताता हूँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाती है, एंडोथर्मिक के साइड। तो यदि के बढ़ रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि के की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब फॉरवर्ड जा रहा है। तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाता है, जिधर एंडो। तो यदि वो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जा रहा है इसका मतलब फॉरवर्ड एंडो ही होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो, कई रास्ते। तो वो पूछ रहा है रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। अकॉर्डिंग टू ली चटेरियल प्रिंसिपल एडिंग हीट, अब देखो हीट दे रहे हो, ये क्वेश्चन अच्छा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम है। अब मैंने हीट दी तो क्या होगा, तो देखो आप फेज चेंज कर रहे हो, तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जब किसी को मिलती है तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है, Q इक्वल टू ml लिखते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T लिखते हैं, है ना, फिजिक्स में यूज होती है लैटेंट हीट, है ना। उनकी थर्मोडायनेमिक्स में यही चलता है, ये दो फार्मूले धड़ाधड़ चलते रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये फेज चेंज वाले। तो लैटेंट हीट मतलब जो हीट मिलेगी वो क्या है, वो इस प्रोसेस के कन्वर्जन में जाएगी। सॉलिड को हीट मिली, उस हीट से उसने क्या किया, अपने को मेल्ट किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। इसीलिए जितने भी फेज इक्विलिब्रियम है मैंने वहां कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि जो हीट मिलती है वो क्या है, प्रोसेस में जाती है, उस प्रोसेस को करने में। नहीं तो सॉलिड अपने आप क्यों ब्रेक होगा, अपने आप क्यों ब्रेक होगा, अपने आप तो ब्रेक होता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से तो हीट चाहिए होती है। अब जैसे पानी है, आप बर्फ रख दो तो अपने आप पिघल जाती है, अपने आप थोड़ी पिघलती है, आप भी जानते हो एटमॉस्फेयर से हीट खींचता है, एटमॉस्फेयर से हीट खींच के पिघल जाता है।
है ना। इसीलिए आप देखो, बर्फ जिस दिन गिरेगी उस दिन सर्दी नहीं होती है, उसके दूसरे तीसरे दिन आसपास के इलाकों में सर्दी बढ़ती है। उसके दूसरे तीसरे दिन, जिस दिन गिरती है उस दिन उतनी सर्दी नहीं होती है, हवाओं में उतनी ठंडक नहीं आएगी, दूसरे दिन आएगी। तो जरा देखो अब क्या करना है। उसने कहा कि यार मैंने हीट दी, तो हीट दोगे तो प्रोसेस आगे जाएगा क्योंकि एंडोथर्मिक है कि नहीं, तो प्रोसेस आगे जाएगा। तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो हीट प्रोसेस में खर्च हो रही है। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा नहीं, वो तो बढ़ना है। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जैसे ही हीट देगा तो बच्चा सोचेगा यार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मगर यहाँ केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स लगानी है। ठीक है, फिजिक्स आएगी तो ये क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो जाएगा, केमिस्ट्री वाले का देर से सॉल्व होगा, मतलब टीचर का देर से सॉल्व होगा, बच्चे का जल्दी सॉल्व होगा क्योंकि बच्चे को फिजिक्स आती है। टीचर फिजिक्स भूल जाता है, बहुत दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको देर लगेगी। हाँ हाँ, मैं पहले क्या करता था, जेई में क्या होता, जब तक आपको फिजिक्स नहीं आएगी जेई की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाओगे, फिजिक्स आनी चाहिए बहुत। तो मैंने फिजिक्स की बहुत सारी बुकें पढ़ भी रखी है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी? तो अब गौर समझो, यदि आगे गई तो अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज होगा, पीछे गई तो भी चेंज होगा। अब वो कह रहा है ऐसा होगा कि चेंज ना हो, इसका मतलब ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें इक्विलिब्रियम कहीं जाती ना हो। भाई मान लो रिएक्शन आगे चली गई तो भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन पीछे चली गई तो भी चेंज हो जाएगा। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन पे अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करना चाहिए, हमें वो कंडीशन चाहिए। भाई बच्चा ये भी तो सोचे ऐसा क्या निकाले। तो देखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? लो मोल की ओर। वो प्रेशर बढ़ा रहा है, हम कम करेंगे, हमें प्रेशर कम करना है तो लेस नंबर ऑफ मोल की ओर जाएंगे। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएगा तो हम आगे की ओर भगेंगे, 4 है और इधर है 9, हम आगे की ओर गए, आगे की ओर गए तो मोल चेंज हो गए। क्यों? रिएक्शन शिफ्ट होगी तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ही होगा। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, तो भी इसका मतलब इक्विलिब्रियम आगे पीछे जाएगा। आगे जा रहा है पीछे जा रहा है इससे मतलब ही नहीं है, यदि इक्विलिब्रियम आगे पीछे गया तो कंसंट्रेशन चेंज होगा ही होगा। अब एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में क्या बताया है कि वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचाता है, बस ये पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम उसी जगह पे आती है, तो जब इक्विलिब्रियम उसी जगह पे आएगी तो कंसंट्रेशन भी वही रहेगा, बस टाइम ऑफ रीच टू इक्विलिब्रियम रिड्यूस करता है, इक्विलिब्रियम पहुंचने के टाइम को कम करता है। तो भाई आंसर है हाँ, हाँ हमने तो की है ना, भाई ने नहीं की तो क्या हुआ, हमें तो पेपर के हिसाब से पढ़ाना होता है ना कि भाई पेपर में क्या क्या पूछेगा। तो हम लोग क्वेश्चन मतलब पढ़ाते पेपर के हिसाब से, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाते हैं, पेपर की प्रिपरेशन कराते हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत सारा है। तो जरा देखो, अब इसको पढ़ो, क्वेश्चन की लेंथ में मत जाइएगा, अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज कंटेनर, N2O4 reversible 2NO2 gas at a fixed temperature. The volume of the reaction container is held. Volume आधा कर दिया है. For this change, which of the following statement hold true regarding the equilibrium constant Kp and degree of dissociation alpha? Volume आधा करने का मतलब हाँ, Kp सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन में कुछ भी करते रहो, कुछ भी करो, अपने को लेना देना नहीं है। तो टेम्परेचर का तो कुछ कहा नहीं है, तो जो हमें सबसे ज्यादा आता है हम पहले उसको चिपकाते हैं कि केपी चेंज नहीं होगा। तो केपी चेंज गलत, दोनों चेंज गलत, नाइदर केपी नॉर, अच्छा ये या हो सकता है। अब अल्फा पे जाते हैं, रिएक्शन आगे गई या पीछे गई अल्फा चेंज होगा, है कि नहीं? यदि रिएक्शन आगे गई तो भी अल्फा चेंज होगा, रिएक्शन पीछे गई तो भी अल्फा चेंज होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अल्फा तो चेंज होगा ही होगा। अब इसमें लिखा है अल्फा चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही है।
क्यों? आपने वॉल्यूम को आधा किया, प्रेशर डबल हो गया। प्रेशर डबल हो गया तो हमारा काम क्या है? कम करना। तो प्रेशर को कम करने के लिए हम लेस नंबर ऑफ मोल की ओर भागेंगे। लेस नंबर ऑफ मोल किधर है? बैकवर्ड। अब बैकवर्ड जाओ चाहे फॉरवर्ड जाओ, अल्फा कम हो गया, मतलब चेंज हो गया, है कि नहीं? तो अल्फा चेंज हो गया, तो केपी कांस्टेंट रहेगा मगर अल्फा चेंज होगा। अब इसको पढ़ते हैं। मैं 10-12 क्वेश्चन मैंने डाले थे इस जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ली ट्यूटोरियल प्रिंसिपल। अब इस पे हम, ये पूरा प्रिंसिपल किस बात को बताता है कि इक्विलिब्रियम किधर जाएगी? डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम को ही तो बताता है। मैंने आपको हेडिंग लिखाई है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, उसके कितने मेथड है, तो उसमें 3 हेडिंग लिखाई है, डेल्टा जी, क्वोशिएंट रेशियो, ली ट्यूटोरियल प्रिंसिपल। तो आप समझ गए, डिसोसिएशन कांस्टेंट को बताता है? नहीं। एंट्रोपी को बताता है? नहीं। इसको बताता है? नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन द चेंजिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, किसी भी चीज की वैल्यू को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर जाएगी, उसको बताता है। अब इधर के तो सारे खत्म हो गए। अब एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ रखा था, छोड़ क्या मैंने कहा था बाद में कराऊंगा, वो थोड़ा इनऑर्गेनिक बेस्ड है, तो आपको अब कराता हूं। देखो ये क्वेश्चन जब भी आया है, ये जेई का क्वेश्चन है, मतलब जेई में भी आएगा तो बच्चों को टेंशन होगी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन, मगर मैंने नीट में चाहे एक बार छोड़ भी दिया हो, जेई में हमेशा कराया है इसको, क्योंकि ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जब तक आपको इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से नहीं आएगी, ये क्वेश्चन ही नहीं लेगा। फिजिकल का क्वेश्चन ही नहीं है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिक्स है। एडवांस में बस यही आता है, एडवांस टफ नहीं होता है। वो क्या है, एक क्वेश्चन को जब बनाएगा ना तो 4-6 चैप्टर तो गुजर ही देगा उसके अंदर, कि तुम्हें 3-4 चैप्टर का ठीक नॉलेज हो तब वो क्वेश्चन हिलेगा। बस इतना होता है एडवांस, और कुछ नहीं होता है। बच्चे इसलिए डरते हैं क्योंकि 4 चैप्टर, इसका मतलब उसको एक साथ आने चाहिए ना यार। वो केमिस्ट्री फिजिकल कर रहा है तो फिजिकल सोच के बैठा है, पता चला इनऑर्गेनिक भी घुसी पड़ी, जैसे देखना इस क्वेश्चन को। अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो नीट में तो कभी कभी नहीं भी कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद रेयर इतने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ के सुनाता हूँ। KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीट बाय रिमूविंग OH एंड बाय एडिंग। देखो प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। भाई तुमने प्रोडक्ट कम कर दिया तो हम प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, और हमको प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हम फॉरवर्ड आएंगे। फॉरवर्ड आते जाओगे क्योंकि मैं प्रोडक्ट को निकालता जा रहा हूं, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है यदि इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो OH निकालते जाओ तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम है OH निकलेगा कैसे? उन्होंने कहा है किस वजह से OH निकल सकता है? बाय रिमूविंग OH एंड बाय एडिंग। क्या ऐड किया जाए कि OH निकल जाए? अब क्या है कि OH एक बेस है, तो ये बेस है ना। अब बेस में यदि हम एसिड ऐड करें तो अपने आप वो निकल जाएगा, है कि नहीं? वाटर बन जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एसिड एक नहीं पड़ा है, 1 2 3 पड़ा है। हमें पता है बेस को हटाना है तो एसिड डाल दो, एसिड बेस रिएक्शन होगी, निकल आएगा। तो ये आंसर नहीं है, ये तो कंफर्म है। क्यों? OH निकालने OH थोड़ी डालोगे, ये भाई OH तो है, के तो निकम्मा है, कभी कोई रिएक्शन एस ब्लॉक के कैटायन किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते, वो निकम्मे, वो बैलेंसी पूरी करने के लिए रखे जाते हैं। एस ब्लॉक का कैटायन कुछ नहीं करता है, सिर्फ बैलेंसी पूरी करने के लिए रखा जाता है, और कोई काम ही नहीं है उसका। तो यार OH तो निकालना है, तुम OH तो डालोगे नहीं, इसका मतलब ये वाला आंसर तो नहीं है। अब 3 में से कौन? अब यहां से फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। अब फिजिकल केमिस्ट्री वाला टीचर आंसर नहीं बता सकता जब तक उसको इनऑर्गेनिक ना पता हो। क्यों? क्योंकि उसने ये तो बता दिया कि एसिड डालना है, मगर यार तीनों एसिड है। अब यूज होगा D एंड F ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक। अब जरा देखो डी ब्लॉक में क्या यूज होना है, गौर सुनाता हूं। देखो KMnO4 जो होता है वो आप सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें OH आयन को क्या करना है? रिमूव कराना है। आपने यदि HCl डाल दिया
तो HCl में Cl की है -1, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उठा के इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हमने डाला है किसके लिए कि OH को रिमूव करो, पता चला खुद KMnO4 से रिएक्शन करके बैठा है, हमें OH रिमूव कराना है, KMnO4 थोड़ी रिमूव कराना है। तुमने HCl डाला तो HCl KMnO4 से रिएक्शन कर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है क्योंकि ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर पे -1 पे, तो -1 से 0 भी जा सकता है, +1 भी जा सकता है, +2 भी जा सकता है, +4 भी, +7 कहीं पर भी जा सकता है। क्लोरीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो मतलब ऊपर जाने के पूरे रास्ते खुले हैं। और भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने वाला, तो यहां तो बढ़ सकती है, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? यदि इसको लिया तो ये KMnO4 से रिएक्शन कर जाएगा। आपको जब भी रिएक्शन आप KMnO4 की कराते हो तो देखना एक चीज लिखी होती है, KMnO4 react in presence of dilute H2SO4 या in presence of concentrated H2SO4। एसिड की प्रेजेंस लेनी तो HCl की क्यों नहीं ले सकते हो? है तो क्यों नहीं ले सकते हो HCl? इस वजह से नहीं ले सकते हो, हम मीडियम एसिडिक कर रहे हैं भाई, उस एसिड को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, और जबकि हमको तो सिर्फ मीडियम एसिडिक करना है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं वापस, मतलब फिजिकल की ओर। तो यार ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हो। नहीं तो ये क्या है? ये गया है OH को रिमूव कराने, KMnO4 ने इसी को पकड़ के ऑक्सीडाइज कर दिया। अच्छा, तो ये हट गया, जो कंडीशन वहां है ये वही कंडीशन यहां है। देखो एस, हाँ अब देखो ये +4 है, तो अभी ऊंचाइयां बाकी हैं, +4 है, +6 जा सकता है ना? तो इसका मतलब इसका भी अभी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यार ये भी नहीं ले सकते। अब कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है, ये इसकी मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करेगा? SO2 एसिड भी है, मैंने एक दिन स्टेटमेंट पास किया है कि जितने भी P ब्लॉक के ऑक्साइड है वो लगभग सब एसिड है या एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो कोवेलेंट ऑक्साइड बनाएंगे, जो भी कोवेलेंट ऑक्साइड बनाएगा उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, जो आयनिक ऑक्साइड बनाएगा उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, और जिसके पास दोनों तरह के नेचर है कि पार्सली आयनिक है तो वो एम्फोटेरिक में घूमता रहता है। तो देखो ये एसिड है, ये क्या करेगा? बेस से रिएक्शन करेगा, और कोई भी एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सो एसिड बनाएगा। अब ऑक्सो एसिड आयनाइज होके ऐसे हो जाएगा कार्बोनेट आयन, क्योंकि बेस है तो प्रोटॉन निकाल देगा। तो उतने आगे तक हमें नहीं जाना है, हमें बस ये जाना है कि लेगा कौन। तो कौन आंसर आएगा? CO2। अब देख रहे हो इस क्वेश्चन को हमको डिस्कस करने में 5 मिनट लग रहे हैं अच्छे से कि हाँ भैया क्वेश्चन क्या है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, नीट 2023 में ये जो क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया है। ओह 13 में, हाँ 23 में नहीं। तो आप समझ रहे हो, कोई कहते हैं ना नीट में क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी धड़ाकेदार क्वेश्चन आते हैं, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने क्वेश्चन सारे कर डाले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कर लिए। अब हम आते हैं अपनी पुरानी सिचुएशन पे जो हम लोग कर रहे थे। अब लेक्चर नंबर बताना। अब ये डिलीट करता हूं। आपको मैं पीएच पढ़ा रहा था, पीएच ऑफ वीक एसिड। नहीं नहीं, अभी आपका बाकी है उधर से। साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया। हाँ, अब जरा देखो बच्चों, ध्यान दीजिए।
लास्ट क्लास में हम लोगों का यह डिस्कशन था कि किसी वीक एसिड का पीएच कैसे निकालोगे, यदि आप लोगों की याददाश्त ठीक है तो। उसमें मैंने 2 केस कराए, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। गौर से देखिए, ध्यान दो बच्चों। मैंने आपसे कहा, इधर ध्यान दो, मैंने कहा यदि कोई वीक एसिड है या वीक बेस है तो उसका पीएच कैसे निकलता है, इस फार्मूले से निकलता है। आप लोग नोटबुक में देखना, आप लोगों ने लिख रखा है सी अल्फा, एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा। ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और यहां पर के की वैल्यू आती है ये सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फिर मैंने कहा कि यार ये अल्फा की सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए तो 2 रूट आएंगे ना, मतलब 2 वैल्यू आएंगी ना। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, मक्कारी की। अब वो मक्कारी क्या है जरा देखो, देखिए एक ये चीज और एक ये, देखो क्या है। हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए बस। और यदि कोई कैलकुलेशन से नहीं बचना चाहता है तो वो किसी तरह का अप्रोक्सीमेशन ना ले, उसका सबसे सही आंसर आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 माइनस अल्फा अप्रोचिकल 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अल्फा जो है बहुत छोटा है, तभी तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख पा रहे हो। आपने अल्फा को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। अल्फा को निगलेक्ट करने का मतलब क्या है कि अल्फा बहुत छोटा है। तो आपने ये मान लिया कि अल्फा बहुत छोटा है, इसीलिए तो निगलेक्ट किया। तो जब आप ये अप्रोक्सीमेशन लेते हो तो उसको उठा के वहां डाल दो जाके। तो जब आप उसको वहां डाल दोगे तो ये देखो ऐसे आ गया अपॉन 1। 1 माइनस अल्फा की जगह क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। तो जब आपने 1 माइनस अल्फा की जगह 1 डाल दिया तो अल्फा का फार्मूला ये आ गया, सी नीचे चला गया, अंडर रूट लग गया। जब अल्फा का फार्मूला ये आ गया तो एच आयन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, सी अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू ये डाल दो, तो जब तुम अल्फा की वैल्यू ये डाल दोगे तो ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट के इंटू सी। देखो ये यहां डाला, तो जब सी अंडर रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, जैसे ये लिखा है। अब इसको अंडर रूट में लिखना हो तो ये लिख दो, बात तो एक ही है। अंडर रूट 4 लिखो या 2 लिखो, है कि नहीं। तो ये क्या था, सी बाहर था, यहां पे आएगा सी, ये अल्फा लिखा है ना, तो सी ऐसे किया, तो ये सी अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो सी सी कट गया, एक सी ऊपर आ गया। तो देखो जब आप अप्रोक्सीमेशन लेते हो तो एच एन का फार्मूला ये आता है, ये वाला, ये अप्रोक्सीमेशन लेने पर आता है। देख लो ये वाला, ये यूनिवर्सल है, क्योंकि अभी तक अल्फा की वैल्यू आपने डाली नहीं है, मगर अल्फा की वैल्यू आपने वो डाली है जो अप्रोक्सीमेशन लेने पे आई है, ये वाली देखो, ये देखिए। अब यदि मान लो अप्रोक्सीमेशन ना लो तो क्या होगा, तो जब आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेने पर, मतलब आप अप्रोक्सीमेशन लेते ही नहीं हो। क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि अल्फा सिग्निफिकेंट है। भाई मान लो अल्फा किसी एसिड का नहीं कम है तो अपने आप थोड़ी कर दोगे कि नहीं कम हो जाओ। तो मान लो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं तो यार ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन गई, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अब जब इसको रीअरेंज करोगे तो ये ऐसे आएगा, देखते जाना कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और डायरेक्ट लिख रहा हूं तो मैं भी गड़बड़ कर सकता हूं। ये देखो क्या किया है बताता हूं, इसको मैं उधर ले गया तो के ए माइनस के ए अल्फा, है ना, माइनस के अल्फा इधर आया तो प्लस के अल्फा हो गया। अब ये जो के था वो इधर आया तो माइनस के ए हो गया। अब इसका कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो वहां पे रूट क्या निकल के आता है,
तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -b। इसका कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हमारी वैल्यू निकल के आई -b, तो -b की जगह k, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पे प्लस, क्यों, अल्फा निगेटिव नहीं हो सकता है, वहां पर x है, फिजिक्स का, मैथ्स का x डिफाइन है -∞ से +∞, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर यहाँ अल्फा है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, या तो डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, निगेटिव में कैसे चला जाएगा, है कि नहीं भाई, या तो कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो अल्फा की निगेटिव वैल्यू तो मानोगे ही नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यहां भी माइनस लगा है, यहां भी माइनस लगा, तो माइनस ही आएगा ना यार, है कि नहीं, तो इसलिए मैंने माइनस छोड़ दिया है, बी -b प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में माइनस हटा दिया, क्यों, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस आएगा, और अल्फा की निगेटिव वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए प्लस साइन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब फार्मूला -b प्लस b², तो k² हो गया, b की वैल्यू क्या है ये 4a और c, तो 4a और c, प्लस कैसे लग गया, देखो माइनस होता है मगर c की वैल्यू -k है, तो -k होने की वजह से प्लस आ जाएगा, 4a की वैल्यू c और c की वैल्यू k अपॉन 2a, 2 और a, तो अब अल्फा का फार्मूला इतना बड़ा आएगा, अब अल्फा इस फार्मूले से निकलेगा, तो यदि अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है तो ये लगाओ, और यदि आपको किसी झंझट में पढ़ना ही नहीं है तो हमेशा ये लगा दो, चाहे निगलेक्ट हो या ना निगलेक्ट हो, ऐसी तैसी में जाए, सीधा ये लगाओ, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हम कभी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे जिंदगी में, बस थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते ही नहीं है, तो ये लगा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा सही ये है, ये यूनिवर्सल है, चाहे जैसा सोल्यूशन है आप चिपका दो, क्यों, क्योंकि हम बिना अप्रोक्सीमेशन के चल रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है ना, वो तो मक्कार लोगों के लिए किया गया है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा अभी क्वेश्चनों में, तो ये होता है कि नहीं यार इसको सॉल्व करते चले, तो ये यूनिवर्सल है। अब अल्फा की वैल्यू ये आई, तो एच आयन क्या आएगा वहां डालो, तो जब आप अल्फा की वैल्यू डालोगे तो सी से सी कट जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है, देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये सी, ये पूरा ये हुआ इनटू सी, सी से सी कट गया, तो एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू ये आएगी। तो अब मैं आपको देखो बताता हूं कि आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन गलत बच्चों के ज्यादा होते हैं, और उसमें यह है कि काफी थोड़ा सा रहता है, तो गलत तो होंगे ही। देखो आप एक फार्मूला को याद कर लो, जैसे ये याद कर लिया, अल्फा की वैल्यू ये एच आयन की कितनी है, बस नीचे का सी हटा दो, तो एच आयन की आ गई, देखो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही तो है ना, तो ये हम कब करेंगे और ये कब करेंगे, देख लो, यहां तक मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, तो अब हमारे दिमाग में क्या सेट होना है, एक एक करके मैं आपको सेट करता हूं। जैसे ही कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, मतलब वीक एसिड देखो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या हमें इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, तो आपको मैं बता दूं आपके पेपर में 99.9% ये रास्ता चलता है, क्योंकि यार नीट के पेपर में इतनी कैलकुलेशन कहां से देंगे वो, तो वो ज्यादातर क्वेश्चन इस पर देते हैं, तो आपको इस पे फोकस रखना है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आएंगे आपके पेपर में, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसी पर बेस्ड आए हैं, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस रखना है। अब बात आई अप्रोक्सीमेशन लेना क्या है, तो अप्रोक्सीमेशन लेने पे अल्फा का फार्मूला क्या आता है √k/c, अप्रोक्सीमेशन लेने पर एच आयन कितना आता है √ka/c, अप्रोक्सीमेशन लेने पर एच आयन कितना आता है √k/c, अप्रोक्सीमेशन लेने पे अल्फा का फार्मूला क्या आता है √k/c। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन को करना कैसे चाहिए, देखो पढ़ना अलग बात है, मगर क्वेश्चन में जब लगेगा तो अलग चीज आ रही होगी, तो अब आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो जादू दिखाऊंगा, अब तुमको समझ में आएगा अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम इतना खतरनाक होता है,
हम तो फार्मूला रट के बैठे थे, फार्मूले से इसका क्वेश्चन होता ही नहीं है। अब गौर सुनिएगा, छापिएगा नहीं। मैंने आपको बोला कि ये एक क्वेश्चन है, देखो 10⁻⁻1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। आपको इसका पीएच निकालना है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और इसका Ka दिया है, ठीक है, 10⁻⁻5। मैंने कहा इसका पीएच निकालो, फिर मैंने यही क्वेश्चन फिर से लिख दिया। वो बात अलग है कि इस साइड का शायद क्वेश्चन आपके पेपर में मिले, मगर एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं जैसे आपको डिफरेंशिएट हो सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब तुम देख लो दोनों क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। मैंने सिर्फ कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज की है और पूरा क्वेश्चन वही लिखा है। देख लो, आप लिखा है, आप जरा देखो क्वेश्चन करते कैसे है, छापना नहीं। सबसे पहले आप क्या किया करो, जैसे ही कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन आए, मतलब वीक एसिड वीक बेस का, तो आपका काम क्या है, सबसे पहले ये देखना कि अप्रोक्सीमेशन लेना है या नहीं लेना है। क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है या नहीं लेना है, वो कैसे चेक किया जाता है। तो ये रफ वर्क है, ये क्या है, रफ वर्क, जो अपने आप फेयर वर्क हो जाता है। देखो ये रफ वर्क है जो मैं इसमें लिख रहा हूं, ये आपको रफ में करना है। इसमें भी रफ में करना है, इसमें भी रफ। हमारा रफ फेयर सब यही है, तो हम सब कुछ यहीं पे कर रहे हैं। आप अपना किनारे कहीं पर भी पेज पे कर लो। अब देखो रफ वर्क क्या है, गौर समझिएगा। हम इस फार्मूले से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, हम इस फार्मूले से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। गौर सुनते जाइएगा, ये रफ वर्क है, ये कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा, ध्यान रखना। इस फार्मूले से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। यदि ये अल्फा की वैल्यू, यदि ये अल्फा की वैल्यू 1%, 2% या 3% आ रही है लगभग, तो हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। 3-5% तक जा सकते हो, 4 भी चले जाओ, 5 तक चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5% तक। मान लो 5% तक भी आए तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, और यदि 5% से ज्यादा आए तो नहीं ले सकते। यदि अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले से ग्रेटर देन 5% आ रही है, नहीं ये तो लेस हुआ है ना, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं। अब जरा देखो, अब मैंने क्वेश्चन किया, अल्फा की वैल्यू निकालो, के ए की वैल्यू क्या है और ये क्या है, तो अल्फा कितना आया, तो परसेंटेज में 1। इसका मतलब यहां अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन वाला ही फार्मूला ये है ना। हमें क्या निकालना है, पीएच, तो मैंने डायरेक्ट H प्लस का फार्मूला लगा दिया, अंडर रूट के ए इंटू सी। तो भाई के ए की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है, तो एच एन कंसंट्रेशन कितना आ गया, तो पीएच आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे, तो अप्रोक्सीमेशन लिया, डायरेक्ट चैन का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया, बवाल खत्म। अब यहां आओ, अब यहां निकालो वैल्यू, देखो वैल्यू कितनी आई, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, अप्रोक्सीमेशन कहां ले सकते हो, है तो इसका अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, ये 100% है, अल्फा इक्वल टू 1, 1 का मतलब 100%, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते आप।
तो अब अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते तो अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो अब HN का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। अब वैल्यू डालो भाई। तो के की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर 4 के ए इंटू सी। मैंने ऐसी वैल्यू ली थी कि कैलकुलेशन कम पड़े, है ना, इसलिए मैंने डाटा ऐसे सेट किया था 10 की पावर -5 10 की पावर -5, तो जैसे कैलकुलेशन हम लोगों को कम पड़े। अब आप देखो ये ऐसे आया 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर -5 √5 डिवाइडेड बाई 2। कैसे? 10 की पावर -10 कॉमन लिया तो 1 + 4, 1 + 4 कितना हुआ? 5, 5 इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। और √5 लगभग कितना होता है? 2.25 या 2.2 मान लो। तो कोई एक वैल्यू मान लो भाई। हमने मान लिया ये 2.2 है, जैसे कट जाए अपना, कटेगा नहीं मगर फिर भी 2.65 मानो, है ना, तो जल्दी कट जाएगा। तो मैंने 2.5 मान लिया। अच्छा, कट जाता? ओके, इसमें कट जाएगा तो 2.2 कर देंगे यार, अपने हाथ में पेन है। अब इसको मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर -5। अब ये HN आ गया भाई, यहां पे 10 की पावर -5 कॉमन लोगे? अच्छा नहीं नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, एक मिनट यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये आ गया 0.6 आ गया। अब यार हम क्या करेंगे? अब हम इस पर पीएच लगाएंगे कि भाई पीएच इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये देखो, तो ये आ गया 6 माइनस लॉग 6, ये लिखा, फिर यहां से यहां तक लिख दिया, log 6 की वैल्यू रख दी। तो log 6 की वैल्यू 0.6 नहीं, log 6 की वैल्यू होगी 0.2 प्लस पॉइंट, मतलब log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू 0.3 और log 3 की वैल्यू 0.48, है ना, 0.477 होती ना। हाँ, तो ये कितनी आ जाएगी टोटल? 0.8 के आसपास आ जाएगी। तो यार देखो, जब डाटा मैंने इतना इजी लिया था तब इतना बड़ा हो गया, अब डाटा टफ होता तो दिक्कत आ जाती है। तो जरा देखो, इसमें अप्रोक्सीमेशन लग गया, उसमें नहीं लगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में एक डाटा चेंज होने से कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया है। आपके में मोस्टली इस कॉन्सेप्ट वाले में आएंगे, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ना के बराबर बुक में मिल जाएंगे, मगर पेपर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि नीट के पेपर में कैलकुलेशन का ध्यान रखा जाता है थोड़ा सा। तो आपके पास ये वाले आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तक समझ के कैसे करना है। अब आपको एक खास बात बताता हूं, देखो यार, दोनों ही एस्टिक एसिड है, तो एक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है और एक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा है। ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे? तो अब आपको एक टर्म पढ़ाता हूं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है जरा उसको समझाता हूं। कि भाई एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये भी एस्टिक एसिड है, ये भी एस्टिक एसिड है, तो उसका अल्फा अलग अलग क्यों आ रहा है? और यदि अलग अलग आ रहा है तो क्यों आ रहा है? वो वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो उसका अल्फा 100% तो नहीं आना चाहिए, यहां तो 100% आ रहा है ना इस कंसंट्रेशन पे। तो क्या ये डाटा गलत है? डाटा गलत नहीं है, तो यार ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया इस जगह, देखो। तो अब आप पढ़ोगे क्या? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखो ओस्टवाल्ड ने क्या बताया, आपको समझाता हूं। ओस्ट
डायल्यूशन एल है होता है, देख लो आप लोग, होता होगा तो कर देंगे। अच्छा देखो, तब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, और आप कॉन्सेप्ट जानते हो, मतलब मैंने कॉन्सेप्ट पीछे लिख दिया है, बस मुझे बताना है कि देखो यार तुम्हें पता था मगर तुम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, अब बस मुझे ये बताना, यदि ये सी जीरो की ओर अप्रोच करे तो ये किधर अप्रोच करेगा मैथमेटिकली, इनफिनाइट की ओर। यदि सी की वैल्यू डिक्रीज करते जाओगे तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा, है, और यदि सी टेंस टू जीरो हो गया तो अल्फा टेंस टू इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100%। भाई वो मैथ्स में एक्स वाई जेड चलते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 100%। तो जब ये जीरो की ओर जाएगा तो ये इनफिनाइट की ओर जाएगा। इसका मतलब जरा सुनो, एट कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो अल्फा टेंस टू 100%। इसका मतलब कोई जन्म से वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं उसका कंसंट्रेशन बताता है। यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बहुत कम कर दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन कम करते जाओगे तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये इन जर्नल बोला जाता है कि एस्टिक एसिड वीक एसिड है, मगर हर सिचुएशन में वो वीक ही होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये देखो, स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा। और यही बात ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बताई गई थी कि यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। उनका कहना है यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओ, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम करना, तो यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो मैथ के फॉर्म में लिखा है इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दो तो इनका ला बन जाता है। इन्होंने बोला कि जरा देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सब पे एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं ब्रैकेट में वीक एसिड लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं मोल कॉन्सेप्ट में। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, डाइल्यूशन इंक्रीज होने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। ये देखो, तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। अब देखना मैंने यही खेल खेला था, अब आप कंसंट्रेशन चेक करो, ये 10 की पावर -1 लिखा है, वो 10 की पावर -5 लिखा है, 4 जीरो का डिफरेंस है। 4 जीरो कितने होते, 10,000, मतलब ये 10,000 गुना कम कंसंट्रेशन है और ये 10,000 गुना बड़ा कंसंट्रेशन है। आपने क्या किया, कंसंट्रेशन कम करते चले गए तो अल्फा क्या हो गया, बढ़ता चला गया। इसीलिए यहां पर अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो गई तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाए, और यहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था तो अल्फा कम था तो अप्रोक्सीमेशन ले लिया। तो अल्फा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि वीक एसिड देखा नहीं कि चिपका दिया, और जैसे ही वीक एसिड देखोगे चिपका दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट डाटा पर बेस्ड है कि कंसंट्रेशन कितना ले रहे हो, फार्मूले पर बेस्ड नहीं है। तो ये कब लगेंगे, जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो। हमको कैसे पता चलेगा, इस रफ वर्क से पता चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा अल्फा बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ता गया तो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाओगे। और क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि अल्फा जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ये देखो, चाहे किसी भी फार्मूले से देख लो, ऐसे डिपेंड करता है। तो जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन आएगा तो हमें टेंशन होगी। क्यों, क्योंकि डाटा पर बेस्ड होगा। स्ट्रॉन्ग वाला डाटा पर बेस्ड नहीं होता है, निकल जाता है। वीक वाला डाटा पर बेस्ड है, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन ले कि छोड़े।
और लेना और छोड़ने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि यार अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं। आप चेक इसलिए करो क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसमें है बहुत सारी, और यदि कहीं टाइम खराब हुआ तो फिर कहीं ना कहीं हमें पूरे पेपर में लॉस लेना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम उतना ही है। तो आप सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन चेक करो। अब ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, इसको देखो, ये क्वेश्चन करते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब देखो, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.02 m एस्टिक एसिड सोल्यूशन। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा पूछ रहा है? अब जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट आया तो मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई रेता फैलाने वाली चीज आई है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि अल्फा, अल्फा ही निकालना है। मगर यदि अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तो इस फार्मूले से निकलेगा, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तो इससे निकलेगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो तो इससे निकलेगा ना यार। तो पहले वो रफ वर्क करना ही पड़ेगा। तो रफ वर्क पे चलते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने इससे निकाला अल्फा, ये रफ वर्क है। के की वैल्यू और ये, अब इसको भाई कोई सॉल्व करके मुझे बताए। 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 0.9 इंटू 10 की पावर -3। तो मैंने इसको कर लिया 9 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 10 की पावर -2। इसका मतलब हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3% आएगा। और यदि अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तो यही तो फार्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, यही आंसर आ गया 3%। अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते थे तो अब वो वाला फार्मूला लगाना था। तो जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आए कान खड़े करने पड़ेंगे। यदि तुम फार्मूला बेस्ड रहे तो निपटोगे, कभी तुम सही करोगे कभी गलत करोगे। बस तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि यार कभी वही फार्मूले से गलत आंसर आ रहा है, कभी वही फार्मूले से सही आ रहा है। क्यों? अब तुम ये लगातार यूज कर रहे हो। अब जहां निगलेक्ट करना है वहां तो सही आ गया, जहां निगलेक्ट नहीं करना है वहां तुम्हारा सही आएगा नहीं, क्योंकि तुमने इससे क्वेश्चन कर रखा है और ये तो यूज ही नहीं होना है क्योंकि वहां अप्रोक्सीमेशन हम नहीं ले सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कुछ भी पूछ रहा हो। और यदि अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं तो यही फार्मूला लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं कि वो देगा नहीं, रेयर दे भी सकता है ना, कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है कि हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं देंगे। इस पे भाई वो जर्नली नहीं देता है, मैं ये कह रहा हूं। मगर ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है कि नहीं भाई ये सिलेबस में ही नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ाई क्यों रहा होता। तो सिलेबस में है वो, मगर उसको पता होता है कि हम एक ऐसा पेपर बना रहे हैं जिसमें 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यार हम ऐसा ही कुछ दें कि बच्चा कर पाए। ठीक है, तो दे सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कि तुम बस यही वाला फार्मूला चिपकाते चले जाओ, चेक करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपका टाइम थोड़ी बर्बाद करता, आप लोगों का टाइम तो कीमती है, मैं निकम्मा ना कर रहा, मेरा कौन सा टाइम कीमती है ना। अब इसको पकड़ो भाई, मुझे कौन सा पेपर देना है, मैं 5 मिनट में भी सॉल्व करूं तो भी ठीक है, मगर आपका टाइम कीमती है, आपको 30 ही सेकंड देगा। ओस्टवार्ड डायल्यूशन ला गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट विद द सॉल्यूशन विद इलेक्ट्रोलाइट। तो ओस्टवार्ड डायल्यूशन ला किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। ओस्टवार्ड डायल्यूशन ला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है एल होता है ना। तो यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NOH स्ट्रॉन्ग बेस। अब बच्चों ने जिद की कि एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, तो मैंने कहा कर लो। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। वो कह रहा है एस्टिक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड इन 0.05 m इक्वल सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड, द pH ऑफ सोल्यूशन इज। अब भाई पहले से कह रहा है कि 20% आयोनाइज है। प्रभु इधर भी देख लो यार, कभी कभी तो दर्शन देते हो, है ना, तो कभी कभी दर्शन दे तो देख लो यार। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा नीट निकल गया है, मगर जो कमजोर लोग हैं उनका तो नीट निकालने में हेल्प करो।
है ना। अब तुम्हारा एक नीट इस साल निकल गया है, अब अगले साल के लिए तुम तैयारी करो, क्योंकि इस साल तो तुम शादी करोगे, यही है, शादीशुदा वाले तुम ही हो ना। वो अलग है, अच्छा वो अलग है, मैं तो वही समझ रहा था तुम्हें इतनी देर से। अच्छा लाइब्रेरी में, चलो कोई नहीं। देखिए एस्टिक एसिड इज 20% आयोनाइज। अब देखो अल्फा पहले से ही 20% दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको एच एन निकालने के लिए वो वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, रूट वाला, पहले से ही अल्फा दे रखा है कि बहुत ज्यादा है। तो एस्टिक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड इन 0.05 m इक्वल सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड, पीएच ऑफ सोल्यूशन इज। मगर देखो जैसा ऑप्शन दिया है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व किया है गलत सॉल्व कर रखा है। के नहीं की मैंने, ए भाई कौन है यार, के ए इक्वल टू एस्टिक एसिड का प्योर के ये होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। हाँ हाँ वो गिवन रहेगा, ये मिसप्रिंट है कि के नहीं दिया है, के किसी का याद नहीं करना है आपको, मुझे याद है बात अलग है, आपको क्वेश्चन में वो देगा। अब देखो यार मैंने लगा दिया फार्मूला, चलो करो, ऑप्शन मिलेगा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने थोड़ा सा गलत बनाया है। देखो पहले ये बताओ मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि 20% है कि नहीं, तो निगलेक्ट थोड़ी कर सकते हो भाई। आपके पास जरा सुनना, 1 करोड़ रुपए है, 20 लाख रुपए तुमने हमें दे दिए, तो अब तुम ये थोड़ी कहोगे कि नहीं यार मेरे पास लगभग 1 ही करोड़ रुपए है, 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए दिए, 20% वैल्यू डिक्रीज की है कि नहीं। हाँ 20 रुपए देते तो फिर होता कि ये लगभग 1 करोड़ है, हाँ तो भी मतलब 20% हुआ, नहीं आज नहीं तो 5-7 साल बाद तो होगा यार तुम लोगों के पास, ऐसा थोड़ी ना है, अभी तुम डॉक्टर बनोगे सबके सब, हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड रहोगे, दहेज मिलेगा है, और जैसे हालात है तुम्हें देना भी पड़ सकता है क्योंकि भाई क्यों बच्चों, भाई गर्ल्स स्टूडेंट डॉक्टर बनना है, लौंडे थोड़ी बनना है, तो जब तुम कंपाउंडर हो वो डॉक्टर तुम्हें देना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अब भाई ये डॉक्टर है तो ये क्या कहेंगे कि हम दहेज देंगे, ये तो कहेंगे लेंगे, डॉक्टर कौन है, हम। अच्छा तो देखो के की वैल्यू, तो ये सब चीजें आप लोग मत सोचा करो, आप लोग तो समझदार हो, पुराने जमाने में क्या चलता था बात अलग है। और दूसरे से पैसे से जिंदगी नहीं चलती बेटा, वो तो 2-4 लाख करोड़ जितने भी मिलेंगे तुम्हें, वो 2-4 10 दिन में, 1 साल में 2 साल में खर्च ही हो जाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, बिहार में चलता होगा। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेना, मेरी हिम्मत डोल रही है, ठीक है। हाँ कैलकुलेट करने से कितनी वैल्यू आई, हाँ ऐसे करते रहो। तो देखो तो आपको ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपके यहां कम होगी। अच्छा अब जरा देखो, अब हेडिंग एक और देखिए, अब मैं कुछ हेडिंग बता रहा हूं जो आपकी बुक में हो सकता कहीं मिल जाए, मगर वो आपको एक भी नहीं करनी है। मिक्सचर ऑफ, एक मिनट सुनो, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड, 2 वीक एसिड को भी तो मिला सकता है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड पीछे मिला के आए हो, तो वीक एसिड भी तो तुम मिला सकते हो, तो जब एक वीक एसिड इतना परेशान कर रहा है और 2 वीक एसिड मिलाओगे तो कितना परेशान करेगा, है ना। तो मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, इस टाइप के केस जेई में आते हैं, नीट में नहीं आते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे केस हैं, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग ले लो एक वीक ले लो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये भी तो केस एक पॉसिबल है,
ठीक है। तो ये दोनों केस आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, बुकों में मिलेंगे क्योंकि बुक में तो बस छापना है, मगर पेपर आपको देने हैं। तो ये दोनों केस आपके पेपर में नहीं आने वाले, तो ना तो इनका कोई फार्मूला याद रखो, ना इनके क्वेश्चन करें। फिर आता है पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन नीट में आया नहीं है, मगर मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में कर रखा है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। आप बैक एक्सरसाइज में जाओगे तो H2S का दे रखा है, ठीक है, इसलिए पॉलीप्रोटिक एसिड करा रहा हूं। और पॉलीप्रोटिक एसिड में किस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ये बता दूंगा, यदि आएगा तो। ठीक है, तो इसमें केस बहुत है, मगर वो कुछ केस आपके पास है, कुछ केस नहीं है जिनमें बहुत हैवी कैलकुलेशन है, जैसे मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, इनमें हैवी कैलकुलेशन है। ये तो वीक वाली की बताइए, उसमें और भी कैलकुलेशन है, विदाउट अप्रोक्सीमेशन वो क्वेश्चन ही नहीं चलता है, तो वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड भी अभी तक पूछा नहीं गया है, मगर बता क्यों रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। वीक एसिड वाले एनसीईआरटी में केसेस नहीं दिए हैं, मगर पॉलीप्रोटिक एसिड एनसीईआरटी में दिया है, तो भाई वो पूछ सकता है, पूछा नहीं गया मगर वो पूछ सकता है, क्योंकि उसको अधिकार है कि देखो यार एनसीईआरटी से हम पेपर बनाते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि यदि वो क्वेश्चन पूछेगा तो कहां तक जाएगा पूछने, और किसके बाद वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो गौर से देखो, अब हम लिखने जा रहे हैं पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। ये पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है ये समझाता हूं। देखिए पहले इसकी डिफिनीशन कि ये पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है। देखो, ऐसा एसिड जो पानी में एक से ज्यादा प्रोटॉन देता हो, ऐसे एसिड को हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन देता हो, है ना, मोर देन 1 प्रोटॉन रिलीज बाय 1 मोल ऑफ एसिड। एक मोल एसिड एक से ज्यादा प्रोटॉन दे रहा है तो वो पॉलीप्रोटिक एसिड है। जैसे देखो, हम लेते हैं HCl। अब ये देखो, HCl यहां कितना है, एक, इसका मतलब 1 मोल HCl लिया है। प्रोटॉन कितने आए, एक। 1 मोल एसिड 1 ही मोल प्रोटॉन दे रहा है, ज्यादा नहीं दे पा रहा है, तो HCl पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं है, ये मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो मतलब एक देना, 1 मोल एसिड 1 मोल प्रोटॉन दे रहा है तो वो मोनोप्रोटिक एसिड है ना, पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं है। अब जरा ये देखो, अब इसको चेक करो, ये पहले आयोनाइज हुआ ऐसे आया है, और फिर आयोनाइज होगा, तो दो एक साथ लिख देता हूं, तो ये ऐसे आता है, ऐसे। तो अब बताओ यहां कितना लिखा है, एक, यहां कितना है, दो। 1 मोल एसिड 2 मोल प्रोटॉन दे रहा है, देखो यहां कितना लिखा है, एक। 1 मोल एसिड कितने प्रोटॉन दे रहा है, दो, तो 1 मोल एसिड 2 मोल प्रोटॉन दे रहा है, तो ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। पॉलीप्रोटिक एसिड कॉमन नेम है। अब इसको बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड, क्यों, क्योंकि 1 मोल 2 प्रोटॉन दे रहा है तो डाइप्रोटिक, 1 मोल 3 दे रहा है ट्राइप्रोटिक, मगर एक से ज्यादा दे रहा है तो उसका कॉमन नेम पॉलीप्रोटिक। जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्केन भी हाइड्रोकार्बन, एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन, एल्काइन भी हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन। मगर तुमने कहा नहीं, इसको फॉलो कर रहा है तो एल्केन, इसको कर रहा है तो एल्कीन, इसको कर रहा है तो एल्काइन। तो उसी तरह से ये पॉलीप्रोटिक एसिड एक कॉमन नेम है कि एक से ज्यादा प्रोटॉन देने वाले का नाम पॉलीप्रोटिक है। दो दे रहा है तो डाइप्रोटिक, तीन दे रहा है ट्राइप्रोटिक, चार दे रहा है टेट्राप्रोटिक। ठीक है, तो पहले तो इसकी डिफिनीशन हो गई। अब आपको चाहिए क्या, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। ये तो सब स्ट्रॉन्ग थे, तो अब वीक देखो, ये देखो, अब ये क्या है, जब वीक है तो पार्सली आयोनाइज होगा, एक बार आयोनाइज हुआ, अब फिर एक बार आयोनाइज होगा, दो बार इक्विलिब्रियम बनाएगा क्योंकि वीक है। ये देखो, जैसे वीक है तो पार्सली आयोनाइज होगा। ये देखिए, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड वीक एसिड होते हैं, मैंने आपको जहां पर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था वहां पर ये बात बताई है। ये देखिए, फिर एक और आ गया,
फिर एक और आ गया, और जितने बार इक्विलिब्रियम आएगी उतने बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो इसके पास 2 बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, इसमें 3 बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। ये देखो, तो ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन दे, उसको पॉलीप्रोटिक एसिड कहोगे। 2 दे रहा है डाइप्रोटिक, 3 दे रहा है ट्राइप्रोटिक। और हमें पढ़ना है पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, क्योंकि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड ये है। वीक एसिड है तो जितने बार प्रोटॉन देगा उतने बार इक्विलिब्रियम आएगी। एक दिया इक्विलिब्रियम आई, दूसरा निकाला इक्विलिब्रियम आई, इसके पास 3 थे तो 3 इक्विलिब्रियम आई। अब यदि इनका पीएच पूछेगा तो कैसे निकालेगा? अब यहां बात करते हैं कि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के पीएच को यदि इसने पूछ दिया भूल से भी, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां रहता बहुत बड़ा फैलने वाला है, हर एक का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होगा, सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ी है। ये अलग रेट से डिसोसिएट हो रहा है, ये अलग रेट से डिसोसिएट हो रहा है। आपको पूरे सोल्यूशन का पूछा गया तो पूरे सोल्यूशन में तो दोनों होंगे, तो परेशान मत होइए, एक ही बार में बता दूंगा। अब गौर समझिए, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। देखो, जैसे सी मोलर H2S है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है, मतलब जिसको आप Ka कहते हो, तो Ka1 Ka2 बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? Ka1 Ka2। ये हुआ Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये हुआ 2 सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना? ये देखो ऐसे। अब भाई क्या क्या पूछ सकता है ये बताता हूं, ठीक है? करना कैसे ये भी बताऊंगा। वो इतनी चीजें पूछ सकता है कि भाई कैलकुलेट करो, पहला पीएच, कि भाई तुम पीएच बताओ। दूसरा इसका कंसंट्रेशन, तीसरा इसका कंसंट्रेशन, चौथा इसका कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्शन। एक है पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताओ। अब सॉल्यूशन में कितनी चीजें पड़ी होंगी? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि 100% तो कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो वो किसी का भी पूछ सकता है कि पीएच बताओ, नहीं तो आफ्टर डिसोसिएशन इसका किसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, सब कुछ हो गया है तो इसका कितना है। तो 4 चीजों के अलावा वो कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है? तो अब एक एक करके मैं बताता हूं कि आपके पास आए तो आप करोगे कैसे। नहीं, आप कर दोगे, टेंशन ना लो। अभी तो मैंने पढ़ाना कहां शुरू किया, अभी तक तो समस्या बता रहा था, अब सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है? कि तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज ध्यान रखना कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा सेकंड से बड़ा होगा, सेकंड थर्ड से बड़ा होगा, थर्ड फोर्थ से बड़ा होगा, सो ऑन। इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। क्यों? देखो ये है माइनस, अब माइनस से प्लस को दूर ले जाना हमेशा टफ है। आप प्लस निकाल रहे हो, देखो प्रोटॉन निकाल रहे हो, और उसके ऊपर क्या है? माइनस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही। भाई आयन के सरफेस पे माइनस है, अब उससे तुम प्लस बाहर ले जाओगे, ले जाने देगा, तो डिसोसिएशन कम होगा। पहला वाला क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल से प्लस निकालना इजी है, मगर दूसरा निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन से प्लस निकालना टफ है। इसलिए हमेशा ये मतलब सेट है कॉन्सेप्ट, पहला वाला सबसे बड़ा होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ऐसे करते करते। तो ये दिमाग में रखो, क्योंकि हो सकता है वो यही पूछ ले कि भाई K1 और K2 में बड़ा कौन है, ठीक है? क्योंकि उसको नीट का क्वेश्चन बनाना है, तो छोटा क्वेश्चन बनाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछेगा। तो पहला तो ये पूछ सकता है, तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे याद। अच्छा, अब जरा देखो, मैंने आपको K1 की वैल्यू दे दी 10 की पावर -8, K2 की वैल्यू दे दी 10 की पावर -14। अब गौर से समझिएगा, ठीक है? ये मेन पॉइंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास यही वाला केस आएगा जो लिख रहा हूं। यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है,
साइन गलत लगा है। यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है या लगभग बराबर है, तो गौर समझो, आपके पास यही केस आएगा, दूसरा केस आ ही नहीं सकता है। यदि आया तो यही आएगा। अब देखो, तो आप हमेशा क्या मानोगे, ऑलवेज मोनोप्रोटिक एसिड सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। आप मानो ही नहीं कि ये डाइप्रोटिक एसिड है। आप भूल जाओ, आप ये सोचो ये सिर्फ एक ही बार डिसोसिएट होगा, जैसे एस्टिक एसिड था। 2 डिसोसिएशन आ रहे हैं, आप भूल जाओ, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये मान के चलो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि सेकंड डिसोसिएशन बहुत कम होगा। पहला ही 10 की पावर -7 है, तो सेकंड से जितने अचायन आएंगे भी वो बहुत कम होंगे, निग्लेजिबल होंगे, तो निग्लेक्ट ही करने पड़ेंगे। तो यदि पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -7 या उससे छोटी हो, तो आप भूल जाओ कि ये पॉलीप्रोटिक है, आप सिर्फ इसको मोनोप्रोटिक मानो। अब मोनोप्रोटिक यदि मानते हो तो देखो, एच आयन की वैल्यू आप पीछे निकाल के आए हो, कहां गया, मोनोप्रोटिक ये। अब अप्रोक्सीमेशन वाले ही लगेंगे, अब सिर्फ अप्रोक्सीमेशन वाले लगेंगे। अब अप्रोक्सीमेशन हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो एच आयन की वैल्यू ये निकाल के आए हो है, तो बस अब सीधा सीधा फार्मूले हैं। पॉलीप्रोटिक दिखने में टफ है, आपके लिए इजी है। जेई वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनको धुआं निकलता है, क्योंकि उनके में मान नहीं सकते हो, क्योंकि उनके में दूसरा केस भी पॉसिबल है, आएगा, तुम्हारे में नहीं आएगा, तो उनको टेंशन है। देखो, एच आयन अंडर रूट K1C, Ka इंटू सी था, तो K वहां क्या था, फर्स्ट डिसोसिएशन, तो यहां फर्स्ट डिसोसिएशन क्या है, K1 है ना। अब आप इसको भूल जाओ कि दूसरा डिसोसिएशन हो रहा है, क्या है, यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 या उससे छोटी है, तो आप भूल जाओ ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, आप सिर्फ मोनोप्रोटिक एसिड मान के निकाल दो, और सारे के सारे फार्मूले अप्रोक्सीमेशन वाले लगेंगे। तो ये आपके लिए मोनोप्रोटिक एसिड से ज्यादा इजी केस पड़ेगा। क्यों? अब आपको चेक ही नहीं करना है, और चेक नहीं करना तो छोटे छोटे वाले फार्मूले चिपका देना है। एच आयन इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी। अब के ए में कौन सा के, क्योंकि बच्चा यहां भी फंस सकता है कि यार सर के ए इंटू सी तो था, मगर के कौन सा डाले, क्योंकि 2 होंगे, तो 1 वाला। क्यों? क्योंकि तुमने उसको मोनो माना है, आप भूल ही गए हो कि डाई है। ठीक है, अब जरा देखिए, किसी ने कहा इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो जरा बताओ, ये तो भूल चुके हो, तो इनके और इनके मोल तो सेम है, तो कंसंट्रेशन भी सेम होगा। तो जो एच आयन का फार्मूला वही इसका फार्मूला, जो एच आयन का फार्मूला है वही इसका फार्मूला। K1 इंटू सी एच आयन, K1 इंटू सी ही इसका एच एस निगेटिव का, सेम आंसर। अब भाई देखो, एच आयन आ गया, पीएच आ गया, ये आ गया, अब कौन कौन बचा था, अब ये सल्फाइड। जरा इसको गौर से देखना, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा K2 के बराबर आएगा, K2, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन K2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब बचा ये, इसका कंसंट्रेशन कितना आया, C था, C में से इतना डिसोसिएट हो गया, भाई कितना डिसोसिएट हुआ है, एच आयन, तो C में से इतना निकल गया, तो बचा कितना, C माइनस अंडर रूट K1C। अब आप ये फार्मूले याद रखना बस, क्या, यदि कहीं पॉलीप्रोटिक का केस आए तो पहला उसका K1 चेक करो, K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी आ रही है या बराबर आ रही है, तो उसको मोनोप्रोटिक एसिड मानना है, और मोनोप्रोटिक वाले सारे फार्मूले लगा देना है। एच आयन कंसंट्रेशन अंडर रूट K1 इंटू सी, एच एस निगेटिव आयन कंसंट्रेशन अंडर रूट K1 इंटू सी, पीएच, एच आयन मिल गया तो पीएच मिल जाएगा। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन, मतलब जो लास्ट वाला आयन है, उसका कंसंट्रेशन हमेशा K2 के बराबर आएगा, हमेशा K2। और यदि इसका पूछता है तो C माइनस एच आयन कंसंट्रेशन। क्यों? C में से क्या कम हुआ है,
जो एच आयन का कंसंट्रेशन है। तो एच आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया है, तो कोई भी वैल्यू आएगी आप बस इस फार्मूले से निकाल दोगे। आपके पास सिर्फ पीएच निकालने के चांसेस है कि पीएच निकालने का फार्मूला है, क्वेश्चन आए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके देता हूं कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है। देखिए, मेरे से किसी ने पूछा कि यार ये क्वेश्चन है 10 की पावर -1 H2S सॉल्यूशन डिसोसिएट एज फॉलो, ऐसे क्वेश्चन बनेगा एज फॉलो। पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देगा। अब हमें दिखने में टफ होगा, मगर मुझे ये उससे इजी लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके में केस यही वाला आएगा। अब उसने दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, अब पूछ रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आंसर हम लोगों ने निकाला, ठीक है। लाओ आपकी कैलकुलेशन कम हो इसके लिए सेटिंग सही कर दूं, है ना। पीएच आपने निकाला, नन ऑफ दीज। अब हमने क्वेश्चन करना चालू किया। हमें क्या देखना है, क्या K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी या बराबर है। तो बस एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, √K1 इंटू सी। K1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 7, 10 की पावर -1, 10 की पावर -8, 10 की पावर -4। पीएच इक्वल टू चिपका दिया 10 की पावर -4, तो पीएच इक्वल टू आ गया 4। बस ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। ये देखो, बस कैलकुलेशन वो टाइट कर सकता है। मैंने कैलकुलेशन अपना इजी रखी थी क्योंकि मुझे खुद सॉल्व करनी थी, है कि नहीं। तो मैं करनी होती तब दे देता, करना मुझे है, तो मैंने कहा कैलकुलेशन इजी रखते हैं। तो बात समझ के कैसे आएगा, बस आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा पॉलीप्रोटिक का, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ बेटे, नहीं वो इसलिए यहां नहीं लगेगा कि पहले से इतना पुअर इसका डिसोसिएशन है, और एच आयन आने की वजह से और कॉमन आयन लग गया। इस रिएक्शन के लिए ये आयन कॉमन है, इस रिएक्शन के लिए ये आयन कॉमन है। तो रियलिटी में जितना इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना चाहिए था उससे कम ये ऑटोमेटिक हो चुका है, क्योंकि एक दूसरे के लिए एक कॉमन आयन आ रहा है। तो यहां हमेशा अप्रोक्सीमेशन मिल ही जाता है, मगर जब मोनोप्रोटिक एसिड होगा तो वहां तो कोई कॉमन आयन मिलेगा नहीं, तो वहां पर दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, कि ये भी वाला आएगा ये भी वाला आएगा। इन जर्नल आपके पेपर में क्यों नहीं आता है, कैलकुलेशन की वजह से, बस की वाला आता है क्योंकि कैलकुलेशन कम है। इसमें कैलकुलेशन होगी करनी ही पड़ेगी, और आपके पेपर की कॉन्सेप्ट है कि 30-40 सेकंड में क्वेश्चन करना है। तो यार हम ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देंगे जो 5 ही मिनट में सॉल्व होंगे, चाहे जैसे सॉल्व हो। तो बच्चे को टाइम भी तो देखना है, ये तो फिर अनफेयर हो गया ना कि आपने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए। तो उस हिसाब से चलता है। आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कल पढ़ा दी थी, पूरा कल हम लोगों ने खत्म किया था विद क्वेश्चन। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है वो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो यार, बफर सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में कोई कुछ बताए कि हाँ किस टाइप के सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, किस टाइप के सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहोगे, और क्या होता है बफर सॉल्यूशन। डेफिनेशन तो सभी बच्चों को पता ही होगी, क्या होती है डेफिनेशन, क्या होती है डेफिनेशन। तो देखो, गौर सुनिएगा, एक एक करके बात समझते जाइएगा। देखो, कोई सॉल्यूशन है, अब इसमें मैंने क्या किया, 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया। 1-2 ml बोलो या बच्चों 1-2 ड्रॉप बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका मतलब है बहुत कम मिलाना है। 1-2 ml का मतलब क्या होता है कि 1-2 ml नहीं मिलाना है, मतलब कम मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना है। यदि ऐसा आप करते हो, गौर सुनिएगा, अरे यार 2 बार लिखना पड़ेगा, मक्कारी नहीं करने देगा ये। नहीं आ तो गया है, मैं इसको कॉपी करके इधर लिख रहा था ना, तब मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, मैं मक्कारी करना चाह रहा था। अब देखो, गौर सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि तुम जो बफर जान रहे हो उसमें थोड़ा सा लोचा है। देखो, कोई सोल्यूशन है, यदि उसमें हम कुछ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या कुछ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं और उसका पीएच चेंज हो गया, पीएच चेंज, ठीक है, हाँ कोई एक चीज मिलाओगे और लगाए, आपने किसी सोल्यूशन में 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया और उसका पीएच चेंज हो गया, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, कि हाँ ये ऐसा होता ही है। 1000 सोल्यूशन में यदि हम ये काम करेंगे तो 990 सोल्यूशन यही कर रहे होंगे कि 1000 सोल्यूशन में हमने 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो उनका पीएच सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, उनका पीएच चेंज होगा सिग्निफिकेंट। तो ऐसे सोल्यूशन का हम कुछ नाम नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये तो रियल बात है, नेचर है, ये नेचर है कि हाँ भाई ये तो होता ही है, कुछ ऑड होगा या कुछ अलग होगा तब नॉमेनक्लेचर होगा ना, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। तो ऐसे सोल्यूशन का हम कोई नाम नहीं रखते हैं, ठीक है ना, कोई नाम नहीं रखा जाता है, कोई नेम नहीं, ठीक है, रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है, मतलब यही तो होता ही है, रियलिटी यही है कि यार कोई भी सोल्यूशन है, यदि उसमें तुमने कुछ एसिड कुछ बेस मिलाया तो अपना पीएच चेंज करता है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। मगर क्या है, कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें यदि हम 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं तो उनके पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। पीएच चेंज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, कांस्टेंट कह लो या सेम। तो यार ये कंडीशन एबनॉर्मल है कि भाई यार किसी सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे और पीएच चेंज नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात है। भाई मैंने 1,00,000 HN डाल दिए, पीएच फिर भी वही है, 1,00,000 OHN डाल दिए, पीएच फिर भी वही है, तो ये एबनॉर्मल बात है। तो इसलिए ऐसे सोल्यूशन का नॉमेनक्लेचर किया गया कि नहीं यार इनका कुछ नया नाम रखो, क्योंकि इनका अलग बिहेवियर है, अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इनका हम लोगों ने नाम रख दिया बफर सोल्यूशन। और यही प्रॉपर्टी इनकी डिफिनीशन बन गई, क्या कि यदि किसी सोल्यूशन में 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं तो उनका पीएच अप्रोक्सीमेट सेम रहे, तो ऐसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखना, मैं बार बार अप्रोक्सीमेट या नॉट सिग्निफिकेंट क्यों लिख रहा हूं, बुक की तरह ये नहीं लिख रहा डज नॉट अल्टर्ड, उससे ये समझ में आता चेंज ही नहीं होता है, नहीं चेंज तो हमेशा होता है मगर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ऐसा चेंज जिसको हम कंसीडर करें, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी अभी आगे जरूरत आएगी इस टर्म की, इतनी सी बात की, नहीं तो तुम एक अलग धारणा के साथ चल रहे होगे, जब मैं वहां बताऊंगा तो तकलीफ में आओगे, यहीं से लेके चलूंगा तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें रियल डिफिनीशन पता होगी कि रियल डिफिनीशन है क्या। तो क्या कोई सोल्यूशन है उसमें 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाला, पीएच चेंज हो रहा है, तो ये नॉर्मल बात है, ऐसा होता ही है, इसलिए हम लोग उसका कोई नाम नहीं रखते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हर सोल्यूशन की, हर सॉल्वेंट की। मगर यार कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जिनमें चेंज ही नहीं होता है, यह अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहता है, तो हम लोगों ने उनका एक नया नाम दिया बफर सोल्यूशन। अब जैसे ही ये नाम आया तो दिमाग में एक घंटी बजी, ऐसा क्यों?
100 में से 99 में चेंज हो रहा है, इसका क्यों नहीं चेंज हो रहा है? नाम तो रख दिया कि नहीं यार इस टाइप वालों का ये नाम रख दो, मगर दिमाग में क्वेश्चन तो रहेगा ना कि भाई ये यूनिक बिहेवियर इसके पास क्यों है, ऐसा क्या चल रहा है अंदर कि यार इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सबका चेंज हो रहा है। तो अब हम अगले स्टेप पे आए, ऐसे कौन से कंपोजिशन है जो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे? भाई सोल्यूशन है ना, तो इसका मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी, तो वो कौन से कंपोजिशन है जो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे? क्योंकि सारी जनता तो इस तरह का बिहेवियर शो करती है, तो वो कौन है जो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे? तो वो कंपोजिशन निकाला गया। तो देखो फिर बताया गया कि यार वो स्पेसिफिक कंपोजिशन ये है, यदि कोई वीक एसिड हो और साथ में कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट हो, ये कंपोजिशन का बफर है, मतलब ये कंपोजिशन जो होगा तो पीएच चेंज नहीं होगा, वीक एसिड के साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। तो बच्चों ने कहा लिखा है ना तो समझ में कम आ रहा है, एग्जाम्पल दो तो समझ में ज्यादा आएगा। अब ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट आयन बताओ। तो वीक एसिड ये, इसका कॉन्जुगेट आयन कौन होता है? एसिटेट आयन। अब सॉल्ट बनाने का मतलब क्या है? मेटल लगा देना, ये आ गया। तो ये क्या हुआ? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, ये बफर है। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे कौन से सोल्यूशन है, हम कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने कंपोजिशन बताया, कंपोजिशन मतलब क्या क्या मिला होगा तो इस तरह का बिहेवियर आएगा। तो उन्होंने कहा यार वीक एसिड और उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है तो वो बफर है। दूसरा उन्होंने कहा यदि वीक बेस हो और साथ में सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस, वीक बेस हो और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट हो, तो वीक बेस NH4OH। अब इसका कॉन्जुगेट आयन बताओ। वीक बेस NH4OH, उसका कॉन्जुगेट आयन अमोनियम आयन। अब इसका सॉल्ट बनाना है तो इसके साथ निगेटिव आयन जोड़ दो, Cl-। तो उन्होंने कहा यार बफर कंपोजिशन क्या होते हैं? वीक एसिड प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। यदि ये है तो ये भी बफर है, वीक एसिड के साथ वीक बेस मिला रखा है तो भी बफर है। तो तीन कंपोजिशन है। कौन कौन से तीन कंपोजिशन है? तो देख लो, वीक एसिड उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस और उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, या वीक एसिड एंड वीक बेस। ये कंपोजिशन बफर बोले जाते हैं, मतलब इनके सॉल्यूशन ये बिहेवियर देंगे। इनके सॉल्यूशन यदि आपने ले लिए और आपने उनमें एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करेंगे। तो एक बात आई कि यार उस यूनिक सॉल्यूशन का नाम बफर रखा गया, और वो यूनिक सॉल्यूशन जो है उनका कंपोजिशन क्या है? तो ये है वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन। आप ध्यान कैसे रखोगे? वीक एसिड प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस। तीन कंडीशन है, वीक एसिड प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस प्लस। अब आपने सॉल्यूशन में एसिड भी डाल रखा है, बेस भी डाल रखा है, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस,
तो एसिड और बेस दोनों पड़े, बस वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, मगर हैं तो वीक बेस प्लस उसके कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका मतलब एसिड बेस दोनों पड़े। तो नेचर वाइज इसको क्लासिफाई कर दिया गया दो पोर्शन में। तो बफर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बफर सॉल्यूशन। एक को बोला जाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एक को बोला जाता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब जरा देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है तो एसिडिक बफर। फॉर एग्जांपल वीक एसिड का नाम बताओ, HCN। अब इसका कॉन्जुगेट आयन बताओ, तो भाई कॉन्जुगेट आयन कैसे आता है, प्रोटॉन निकाल के, तो प्रोटॉन निकाल दिया Cn-। अब आपको पता है अकेले आयन लिखा नहीं जाता है, तो अब इसके लिए क्या चाहिए, इसको एक प्रोटॉन भी देना चाहिए, है ना। पकड़ लो हाथ एक दूसरे का, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देख नहीं रहा हूं, मैं नहीं देख रहा, कर लो यार, तुम भी लोग इधर देखो भाई, गलत बात। देखिए वीक एसिड, अब इसका कॉन्जुगेट आयन बताओ, तो प्रोटॉन निकालोगे, ये देखो प्रोटॉन निकल गया। अब सॉल्ट बनाना है तो कोई मेटल लगा दो, ठीक है, तो मैंने लोग के लगा दिया, वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। अच्छा ध्यान रखना, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन, ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन चलने लगे, है ना, कि एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन वीक गायब हो जाए, तो ध्यान रखना नहीं। अच्छा अब इसको देखो, देखिए इधर कार्बन के जितने भी एसिड होते हैं सब वीक होते हैं, आपने इसका सॉल्ट बना लिया, सोडियम लगा लो, पोटेशियम लगा लो, कैल्शियम लगा लो, कोई भी मेटल लगा लो एस ब्लॉक, तो वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट को एसिडिक बफर। अब इसी तरह से यहां पर वीक बेस और सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट आयन, अब वीक बेस कौन, NH4OH, अब इसका कॉन्जुगेट NH पॉजिटिव। अब सॉल्ट बनाना है तो आप सबको पता है अकेला कटायन लिखेंगे नहीं, तो ये आ गया। इसी तरह देखो एनिलीन, अब इसका कॉन्जुगेट आयन कौन होता है, अब क्या करो, इसको न्यूट्रल वो कर लो, इसका कॉन्जुगेट प्रोटॉन देने से कॉन्जुगेट मिलेगा, ध्यान है वहां पढ़ा रखा है कि ब्रोस्टन एंड लोरी बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, प्रोटॉन डोनर एसिड। तो ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से, देखो बार बार एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, चेक कर लो आप, है ये अमोनिया है, अमोनिया में एक प्रोटॉन दोगे अमोनियम आयन आएगा। अच्छा तो ये सब क्या है, वीक एसिड, ए वीक बेस प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। इसी तरह ये देख लो, अब एग्जाम्पल तो चाहे जितने लिख लो यार, इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, पायरेडीन, है ना। अब प्लस ये देखो गलत लिख गया, प्लस उसका कॉन्जुगेट आयन। अब सॉल्ट बनाना है तो अगल बगल में कुछ भी लगा दो,
Br लगा दो, Cl लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट बेसिक, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट एसिडिक, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट बेसिक हो गया। अब तीसरा वाला केस, इसका कुछ भी हो सकता है, ये एसिडिक बफर भी हो सकता है, बेसिक बफर भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? एसिड और बेस मिले हुए हैं, तो वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। हाँ मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो एसिडिक क्या आएगा, बेसिक क्या आएगा, यही हुआ ना। देखो एसिडिक बफर है, इसका मतलब एसिड का डोमिनेशन है ना। बेसिक बफर है, इसका मतलब बेस का वहां डोमिनेशन, ठीक है। अब बच्चों ने कहा ठीक है, हाँ हाँ वो चाहे जिस हिसाब से आप अपना समझ लो। अब देखो हम फिर से वापस आते हैं, मैंने कहा यार नॉर्मली क्या होता है, एसिड और बेस मिलाओ तो पीएच चेंज हो जाता है, तो वो नॉर्मल सोल्यूशन नहीं हुआ, तो नाम रख दिया बफर। तो लोगों ने कहा नहीं यार वो कंपोजिशन क्या है, तो हमने कंपोजिशन बता दिया कि भाई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट, वीक एसिड वीक बेस। फिर कहा ठीक है कंपोजिशन में, इसका पीएच कैसे निकालोगे। अब अगला पॉइंट आ गया, ठीक है यार कंपोजिशन मिल गया, अब ये तो बताओ इसका पीएच निकालेंगे कैसे। क्यों? ना तो ये एसिड है, ना ये बेस है, ठीक है, और ना ये एसिड बेस का मिक्सचर है, ये अलग चीज है ना। वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस और उसी का कॉन्जुगेट आयन, तो इनके पीएच कैसे निकालोगे। तो अब हमारा अगला स्टेप आया, इनके पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो इनके एग्जाम्पल पहचानने पे आता है, डिफिनीशन पे नहीं आता है। एग्जाम्पल पहचानने को आएगा कि इनमें से कौन एसिडिक बफर है, इनमें से कौन बेसिक बफर है, या इनमें से कौन सा कंपोजिशन बफर है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, या कौन सा कंपोजिशन बफर है। तो हमें क्या ढूंढना है, पहले देखा करो वीक एसिड या वीक बेस है या नहीं है। पहले वीक एसिड या वीक बेस देखो, क्योंकि ये पहचानना इजी है। यदि वीक एसिड मिल जाए फिर चेक करो कि उसका कॉन्जुगेट आयन है या नहीं, फिर चेक करो कि उसका कॉन्जुगेट आयन है या नहीं, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन पहचानने को आएगा तो सबसे पहले क्या है, वीक एसिड वीक बेस पकड़ेंगे, क्योंकि वो पहचानना इजी है। आयन पहचानने में बच्चे गलती करते हैं, तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन दिया तुम्हारे मन के लिए, तो हमें मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ बफर, इनमें बफर कंपोजिशन कौन है। तो हम क्या पहचानेंगे, ये क्या है, तो स्ट्रॉन्ग तो किसी बफर में आता ही नहीं है, वीक एसिड वीक बेस यही आता है ना, स्ट्रॉन्ग नाम का तो टर्म ही नहीं आया, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो फर्जी होगा। फिर ये स्ट्रॉन्ग फर्जी है। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो आंसर सी होगा ही, HNO2 वीक एसिड होता है। देखो नाइट्रोजन के जितने ऑक्सो एसिड है उनमें से HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अलावा दोनों वीक है, HNO2 वीक है, इसी वीक है। तो देखो ये आया वीक एसिड, अब हम उसके आयन पे चलेंगे, अभी भी जरूरी नहीं कि आंसर हो सकता चारों ऑप्शन गलत हो। तो देखो अब आया वीक एसिड, अब इसका कॉन्जुगेट कौन बनेगा, नाइट्रेट, क्या इसके पास है, हाँ है, तो वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट आयन भी है, तो भाई हमारा बफर है ना। तो पहले वीक चेक करना, पहचानना इजी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मत चेक करना, पहले वीक चेक करो, वीक चेक करने से जितने कट गए उसके बाद आप कॉन्जुगेट आयन पे जाओ कि हाँ अब चलो इसका कॉन्जुगेट आयन भी है या नहीं है, ठीक है। अच्छा अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, तो अब हम बताएंगे आपको पीएच निकालना, बहुत इजी है। अब पीएच कैसे निकालते हैं, समय 1 बजे होता है ना, 12:45 पे खत्म होती है। अच्छा तो कल की क्लास में हम लोग इसके पीएच को पढ़ेंगे और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, खत्म नहीं, शायद मतलब
40% या 30% चांसेस है खत्म हो, मगर ज्यादा चांसेस है 15-20 मिनट का टॉपिक रह जाने का। ये तो आज भी तो 2 ही घंटे की है। हाँ, तो कल नहीं हो पाएगा, कल परसों खत्म भी हो जाएगा, नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। कल हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे कि या तो आधे घंटे का टॉपिक बचेगा या 1 घंटे का बचेगा। 1 घंटे का नहीं, मगर मेरा जितना आइडिया है कि 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक का टॉपिक रह जाएगा। हाँ पूछो, जाते जाते वो अगला वाला चैप्टर नहीं, रिडॉक्स, रिडॉक्स खत्म नहीं होगा। आज डेट कितनी है? 20। नहीं यार, लगभग 70% तक हो जाएगा, 70-80%। 2 क्लास या 1 क्लास का रह जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत हेडिंग है ना। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर, ठीक है, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट, मतलब टाइट्रेशन, भी बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एलेंसिंग भी उसी में है ना सारा। तो उसमें भी कम से कम 4 क्लास 2-2 घंटे की है, तो 4 तब भी लग जाएंगे। ठीक है, तो 25 तक वो चैप्टर 60% तक खत्म हो जाएगा, 50 से लेके 70% के बीच का। आने के बाद 1 या 2 क्लास लगेंगे उसमें। इलेक्ट्रो, जो ऑर्डर जिंदगी भर से चला आ रहा, मतलब पिछले 3-4 साल से वही है। उसके बाद इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रो में ये दोनों चैप्टर यूज होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम भी यूज होगा, रिडॉक्स भी यूज होगा, दोनों खूब यूज होंगे। तो इसीलिए जस्ट पहले पढ़ाए गए, क्योंकि रिडॉक्स तो सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि वहां पर भी सारी रिएक्शन रिडॉक्स होंगी और सभी रिएक्शन में एन फैक्टर आएगा। तो इसीलिए उसके जस्ट पहले पढ़ाते हैं, जैसे याद रहेगा तो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और भाई पढ़ाई करते रहो सभी लोग।